देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। कल फिर से भारतीय बाजारों में दिखा बिकवाली का जबरदस्त दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एकदम तेज बिकवाली और बाजार कुछ और अहम लेवल तोड़ता हुआ। बड़ा सवाल है कि एक्सपायरी के पहले क्या कुछ रिकवरी दिखेगी या फिर हम 8000 की तरफ बढ़ते दिखेंगे निफ्टी पर, और ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। जैसे अनिल ने कहा कि कल भारी भरकम बिकवाली का दिन, लगभग 300 पॉइंट का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला। साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स की भी काफी ज्यादा पिटाई हुई और निफ्टी को और कर रही है। लगातार बात हो रही है वो 200 DMA की, जो लगभग 8248, 8250 के आसपास था, उसको हमने तोड़ा और 8213 पर दिन की समाप्ति रही। तो चौतरफा बिकवाली के घेरे में भारतीय बाजार फिर से दिखाई दिए हैं। अनिल, कल का जो क्रैक था वो उसने फिर से आप कह सकते हैं कि लोगों को सरप्राइज किया और डराया जरूर है। ये ज्यादा परेशान करने वाला था और ज्यादा सेंटीमेंट खराब करने वाला भी उस लिहाज से हर्षिता की, क्योंकि अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि वो लिक्विड स्टॉक्स, वो लार्ज कैप स्टॉक्स जहां पर FIs की होल्डिंग ज्यादा है, वहां पर FIs लिक्विडेट करते हुए दिख रहे हैं या बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कत है कि हिंदुस्तान में टैक्सेशन को लेकर जो कुछ भी डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं वो उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। उसके बाद नतीजों का सीजन जैसा कि उम्मीद है खराब है, इनफैक्ट जो खराब उम्मीद है उससे भी खराब होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में उनका बिकवाली करना कुछ हद तक जायज हो सकता है, खासतौर से तब जबकि अच्छे खासे मुनाफे पर वो बैठे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वो कर सकते हैं। लेकिन कल जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो एक बड़ा कट देखने को मिला, 3.5% स्मॉल कैप इंडेक्स का टूटना, ये बताता है कि ब्रॉडर मार्केट में जो दिक्कतें होती दिख रही है वो भारतीय बाजारों में हमारे यहाँ के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को परेशान करने वाली ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के इन्वेस्टर्स का ज्यादातर एक्सपोजर आप छोटे और मझोले शेयरों में देखते हैं। पहला। दूसरा ये कि कई सारे इन्वेस्टर्स जो भले ही डायरेक्टली बाजार में पैसा नहीं लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगाते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में उनका एक्सपोजर होता है। तो कल के कट से कई फंड्स की NAV काफी तेजी से गिरी होगी। तो जो इन्वेस्टर्स है उन्हें भी इस तरह के उतार चढ़ाव में अब दिक्कतें होती हुई दिख रही है। और कल कुछ बाजार के दिग्गजों से मैं बात कर रहा था, तो काफी कल और शुक्रवार 2 दिनों के सेल ऑफ को से काफी लोग सरप्राइज हुए। लोग अंदाजा लगा रहे थे कि शायद 8250, 8300 वो रेंज होगी जो बाजार होल्ड करने की कोशिश करेगा और वहां से बाउंस बैक हो सकता है, खासतौर से एक्सपायरी के हफ्ते में जब बाजार ओवरसोल्ड हो। लेकिन किसी तरह के ऐसे संकेत नहीं आने, साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि बाजार में बिकवाली का प्रेशर काफी जबरदस्त है, खरीदार दूर हैं और एग्रेसिव सेलर्स को एग्जिट नहीं मिल रहा है, और ऐसे में उन्हें कम वॉल्यूम के साथ नीचे के लेवल्स पर बिकवाली करनी पड़ रही है। वॉल्यूम भले कल 4 लाख करोड़ के ऊपर के दिखो, लेकिन वायदा कारोबार के वॉल्यूम ज्यादा है। कैश मार्केट में अब भी खरीदार नहीं है। चलिए, तो खरीदारों का अभाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है और लगातार बिकवाली होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल संकेत भी आप देखें, वहां से कुछ राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दी है। आशीष वर्मा के पास चलते हैं। आशीष, बताइए स्थिति। अब एशिया में भी हम देख रहे हैं कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है, निक्केई अकेला जहां पर हल्के पॉजिटिव गेन्स के साथ कारोबार। मिले जुले संकेत हैं और खासतौर पर दिक्कत की बात की अमेरिकन मार्केट्स कल कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे। आपको याद होगा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था अमेरिकन मार्केट्स अपने लाइफ हाइज के पास जाके क्लोज हुए। नैस्डैक, S&P हमने देखा था रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल्स थे, वो मोमेंटम, वो हायर लेवल सस्टेन नहीं हो पाए। कल हमने देखा 1/4 से 2/3% के आसपास की कमजोरी थी, लगातार दबाव था और दिन के लोज पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए। 2 इंपॉर्टेंट रीजंस नजर आते हैं। दिग्गज रिजल्ट से पहले थोड़ी सी नर्वसनेस, और ध्यान रखें FOMC की 2 दिनों की जो बैठक है वो आज से शुरू होने वाली है और उससे पहले शायद कहा जा रहा है इन इंपॉर्टेंट लेवल्स, उच्चतम स्तरों से एक प्रॉफिट टेकिंग या मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया। जो 2 दिनों के FOMC की बैठक की मैंने बात करी, ध्यान रखें उसका कल यानी कि वेडनेसडे को देर रात अनाउंसमेंट आउटकम आता हुआ नजर आएगा। हालांकि जिस तरह के हाल फिलहाल के कमजोर डेटा पॉइंट्स देखने को मिले हैं या फिर जो पहले क्वार्टर में GDP एक्सपेक्टेशन से बेहद म्यूटेड 1% के आसपास की, ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि शायद इंडिकेशंस यही आएंगी कि फेड जून में मूव नहीं करेगा और शायद आपको कल जब फेड का आउटकम आएगा तो स्लाइटली और डविश टोन सुनाई देने वाली है। लेकिन यूरोप कल पॉजिटिव था आपकी स्क्रीन पर, आधे से ऑलमोस्ट 2% के आसपास की मजबूती थी और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर था ग्रीस से आता हुआ। ध्यान रखें अब तक ग्रीस में जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, ग्रीस के नेगोशिएशंस, उसमें अब तक बहुत कुछ निकल के नहीं आया था। लेकिन कल एक इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ। जो ग्रीस के ऑफिशियल्स निगोशिएट कर रहे थे IMF से, जो ग्रीक के ऑफिशियल्स निगोशिएट कर रहे थे यूरोपियन यूनियन से, उनकी टीम में ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब ने बदलाव कर दिए हैं। इस बदलाव के बाद एंटिसिपेशन ये है कि शायद यहां से प्रोग्रेस और स्विफ्टली और ब्रिस्कली मूव करती हुई नजर आएगी और शायद जल्द कुछ अच्छा अनाउंसमेंट आएगा। इसीलिए तमाम यूरोपियन मार्केट्स, इनफैक्ट ग्रीस का मार्केट एथेंस इंडेक्स 4.5% का पॉजिटिव मूव फ्राइडे के स्ट्रॉन्ग मूव्स के बाद वहां पे तगड़ा उछाल देखने को मिला। लेकिन एशिया में ऑब्वियसली क्योंकि वीक सेंटिमेंट्स हमने ओवरनाइट US से पिकअप करे तो कमजोरी के
साथ ट्रेड्स हैं। निकेई हालांकि एक रिटेल सेल्स का मार्च में बेहद कमजोर आंकड़े के बावजूद साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 20,000 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड्स है। अदरवाइज एशिया में कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद भारतीय बाजारों की आज कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो। तो यहाँ पर आज हल्की कमजोरी ही देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी पर 7 अंकों की गिरावट 8200 के आसपास, और थैंकफुली हमने देखा है उस लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ एसजीएक्स निफ्टी जरूर दिखाई दिया है, वरना स्थिति और भी खराब होती हुई दिखाई दे सकती थी। मूड काफी बिखरा हुआ है पिछले कुछ दिनों से। अनिल, इस बीच हम देख रहे हैं जो मूड खराब कर रहा है वो एफआईएस की लगातार बिकवाली का नंबर है। कल भी आप देखें 1750 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में, और हम देख भी रहे हैं कि वायदे बाजार में भी कुछ प्रेशर बन रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े बड़े हैं। भले उनके सामने उतनी की उतनी खरीदारी 1670 करोड़ की डोमेस्टिक फंड्स ने करने की कोशिश की हो, लेकिन अल्टीमेटली बाजार का सेंटीमेंट और मूड एफआईएस के आंकड़े डिसाइड करते हैं। अगर हमें पता है कि एफआईएस बेचने के मूड में, तो फिर ट्रेडर्स अपना हाथ खींच लेते हैं या फिर इन्वेस्टर्स भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। कल के सेशन में एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो दिख रहा है हर्षदा, वो है इंडेक्स फ्यूचर्स का। चाहे निफ्टी देखें या बैंक निफ्टी देखें, वहां पर भी एफआईएस की तरफ से कुछ शॉर्ट्स बनते हुए दिखे हैं। तो इन लेवल्स पर खासतौर से ऐसा लगता है ये जो शॉर्ट्स बने ये ट्रिगर शॉर्ट्स हैं कि आपने 200 दिनों का मूविंग एवरेज तोड़ा है और उसके बाद कुछ एफआईएस ने हेजिंग के लिहाज से नए शॉर्ट्स क्रिएट किए। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कल शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए दिखे। स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर खरीदारी है 915 करोड़ के आसपास की, लेकिन वो आप अगर स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी को कैश मार्केट की बिकवाली के सामने मिलाकर देखें तो कुछ आर्बिट्राज पोजीशंस रिवर्स होती हुई दिखी है। तो लेकिन ओवरऑल दोनों को साथ मिलाकर देखें तो आंकड़ा अच्छा खासा 800 करोड़ के आसपास का स्टॉक्स में बिकवाली का बनता है। ऑप्शंस में जरूर 700 करोड़ के आसपास की बिकवाली होती हुई दिखी। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि जो पुट ऑप्शंस एफआईएस की तरफ से पहले खरीदे हुए थे 8300 8400 के, वहां पर अनवाइंडिंग होती हुई दिखी है, और कुछ कॉल्स में कल बिकवाली होती हुई दिखी। तो ये सारे ट्रिगर्स जो आंकड़ों की तरफ से आप देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई बड़ी राहत या फिर बिकवाली थमने के संकेत फिलहाल नहीं आते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एफआईएस अगर नए शॉर्ट्स इन लेवल पर बना रहे हैं और अपनी स्टॉक फ्यूचर्स की शॉर्ट को एग्रेसिवली खरीदारी करके क्लोज करने के मूड में नहीं है, इसका मतलब साफ है कि वो कुछ और डाउन साइड रिस्क यहां से देख रहे हैं। अनिल, खासतौर से जिस तरह से हमने देखा लगातार वो इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स भले ही खरीद रहे 1000 करोड़ के आसपास की खरीदारी हो, लेकिन वो कन्विक्शन तो स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल भी नहीं। और यही वजह कि आप देखिए किसी भी लेवल से कहीं पर कोई खरीदारी का या फिर बाउंस आपको नए स्टॉक्स में दिख रहा है, न बाजार में। फिर ऐसे में फिर वायदे बाजार के ट्रेडर्स के लिए क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि थर्सडे को ऑफ कोर्स वो एक्सपायरी है, इतना प्रेशर आ चुका है, अब लोग सोच रहे हैं कि एक्सपायरी में पता नहीं कितना पैसा बनेगा या कितना गवाएंगे। कुछ जो इस एक्सपायरी के हफ्ते का ट्रेंड दिख रहा है वो पिछली एक्सपायरी जैसा दिख रहा है। आपने देखा मार्च की सीरीज में एक्सपायरी के हफ्ते में अच्छा खासा प्रेशर था बाजार में, और उसके बाद अप्रैल की सीरीज की शुरुआत में बाजार ने रिकवर किया 600 पॉइंट का, और उसके बाद सेकंड हाफ हम फिर से कमजोर बाजार को होते हुए देख रहे हैं। अगर उस लिहाज से आप इंडिकेशन देने की कोशिश करें बाजार जिस तरह से गिरा है, तो ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी के पहले साइजेबल रिकवरी आएगी, ये दिख नहीं रहा है। वायदा कारोबार में ज्यादातर संकेत नेगेटिव है, एक आध पॉजिटिव उसे मैं लास्ट के लिए रखता हूं। पहले नेगेटिव संकेत देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स में जबरदस्त बिकवाली है। उसके अलावा आप देखिए जिस तरह पुट और कॉल में एक्शन होता हुआ दिख रहा है, कॉल्स में कल देखिए 40 लाख शेयर नए जुड़े हैं। इसका मतलब साफ है कि हर लेवल्स पर कॉल बेचकर प्रीमियम कमाने की कोशिश हो रही है। पुट में जैसा हमने कहा 8300 और 8400 पर 20 लाख शेयरों की पोजीशन कम हुई है, तो वो ट्रेडर्स जिन्होंने पुट बेचे तेजी की पोजीशन बनाई, कल उन्होंने अनवाइंड कर ली अपनी पोजीशन, खत्म कर ली, यानी कि लॉस बुक कर लिया। कॉल्स में अब दिक्कत कहां है बाजार में? दिक्कत है पहले तो 8200 के लेवल पर, जिसके आसपास जाकर हम कल क्लोज हुए 8215 के आसपास, यानी कि वहां से हम सिर्फ 15 अंक ऊपर है। कल 10 लाख शेयर वहां पर नए जुड़ते हुए दिखे। इसका मतलब यह है कि इस सीरीज में ये ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि 8200 का लेवल भी निफ्टी पर टूटेगा। तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज आज के लिए बाजार में वायदा कारोबार के आंकड़ों के लिहाज से ये कि आप 8200 को कम से कम घंटे भर तो होल्ड कीजिए। दूसरा चैलेंज क्या है, अगर आपने 8200 को होल्ड कर भी लिया, आप ऊपर की तरफ 8300 पर जाइए। कल 22 लाख शेयर कॉल्स में वहां नहीं जुड़े हैं, तो इसका मतलब साफ है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स जो पिछले कई दिनों से पैसा बना रहे हैं मजबूत है, वो 8300 के पार बाजार को इतना आसानी से जाने नहीं देंगे, अनलेस कि आपके पास कोई बड़ा ट्रिगर आता हो दिखे। तो ये दो लेवल बाजार के लिए बेहद अहम है, हर लेवल पर कॉल्स में राइटिंग होती हुई दिख रही है। तो ये सारे संकेत नेगेटिव साइड पर है। पॉजिटिव साइड पर एक ही संकेत है, और वो संकेत है पुट कॉल रेशियो। हालांकि हम कल भी ये बात कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होने के संकेत दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद बाजार ने कोई साइजेबल रिकवरी नहीं दी। अब डेटा तो डेटा है,
आज पुट कॉल रेशियो फिर से और ज्यादा ओवरसोल्ड होने के संकेत दे रहा है और पुट कॉल रेशियो गिरकर 0.78 पर आ गया है और ये लगभग मेरे ख्याल से 12-13 सीरीज का लोएस्ट लेवल है पुट कॉल रेशियो में। इसका मतलब एक बात तो साफ है कि बाजार बेहद ओवरसोल्ड है। अभी इस ओवरसोल्ड बाजार में क्या यहीं से बाजार आपको एक रिकवरी दे देंगे या फिर पुट कॉल रेशियो 0.75, 0.7 के लेवल तक भी जा सकता है? इसका जवाब देना इस तरह के माहौल में मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि शॉर्ट बनाने वाले ट्रेडर्स के लिए थोड़ी सी रिस्क यहां पर बढ़ जाती है जब पुट कॉल रेशियो इतना नीचे हो 0.78 के आसपास। तो बेहतर ही होगा कि आप रिकवरी का इंतजार करें अगर शॉर्ट करना चाहते तो, या फिर आप शॉर्ट हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट रखें। लेकिन बाजार ओवरसोल्ड है और यही एकमात्र पॉजिटिव वायदा कारोबार के आंकड़ों में, बाकी सब तरफ काफी हद तक नेगेटिव संकेत वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर संकेत नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम हमारे दिग्गज जानकारों से राय भी लेकर आएंगे आपके लिए। दिग्गज फंड मैनेजर्स को बाजार में कहां मौके दिख रहे हैं, वो क्या इस समय रणनीति अपना रहे हैं, 9:30 बजे यही हम समझेंगे मेरे एसेट मैनेजमेंट के सीनियर फंड मैनेजर सुमित अग्रवाल के साथ। 9:40 पर हमारे साथ होंगे एम्बिट कैपिटल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ सौरभ मुखर्जी। उनसे जानेंगे कि एफआईआई इस बाजार में आगे कितनी और बिकवाली करने की तैयारी में है या फिर उनकी चिंताएं कैसे खत्म होंगी। इस सब पर हमारी नजरें रहेंगी आज कार्यक्रम में आगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर 8200 तक हम पहुंचे हैं, क्या इन लेवल्स तक बाजार टिकेगा या फिर जैसे अनिल कह रहे हैं 1 घंटा टिके भी तो उसके बाद आप रणनीति अपनी तय करें। अनिल, ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? क्या यहां पर तैयारी मेंटली कर लेनी चाहिए कि आज एक झटका और शायद हम 8150 की तरफ फिसले? अगर एक डायरेक्शनल कॉल लेना ही है तो ये बात सही है कि ज्यादातर ट्रिगर्स आपके लिए नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लेकिन कई बार ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स ये कहते भी हैं कि आपने 200 दिनों का मूविंग एवरेज तोड़ा है तो 2 या 3 दिन देखिए बाजार उसके नीचे सस्टेन होता है, तब एक बड़ी डाउन साइड रिस्क खुलती हुई दिखती है। तो एक दिन के लेवल को ब्रेक करने को आप डिसिसिवली ना मान ले, और खासतौर से तब जबकि आप वायदा कारोबार की एक्सपायरी के हफ्ते में, तो उस लिहाज से थोड़ा सा कोशिश रहना ज्यादा सही है। लेकिन उसके बावजूद ये बात सही है कि बाजार के लिए डाउन साइड रिस्क कल के और शुक्रवार के फॉल के बाद नहीं खुलती हुई नजर आ रही है। संकेत ज्यादातर नेगेटिव है। एफआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की है, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कल जिस तरह से भारी भरकम बिकवाली हुई है वो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस हिलाने वाली है, इनफैक्ट फंड मैनेजर्स का कॉन्फिडेंस हिलता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रूपी वीक है, क्रूड के दाम फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उसके ऊपर अब लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर फिर से शंकाएं हो रही कि शायद इस सेशन में आए ही नहीं, और अगर ये क्लैरिटी आ जाती कि लैंड एक्विजिशन बिल इस बार पेश ही नहीं किया जाएगा तो अभी उस पर रिएक्शन बाजार का आना बाकी है। शायद 50-100 पॉइंट निफ्टी सिर्फ इस वजह से भी अगर आपको और करेक्ट होता दिखे तो बड़ी बात नहीं कि लैंड एक्विजिशन बिल पर सरकार पीछे हट रही, तो ये क्लैरिटी शायद आ जाती हुई दिखे, उस पर बाजार का रिएक्शन होगा। पॉजिटिव साइड पर एक ही है कि बाजार ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं। 0.78 पुट कॉल रेशियो साफ तौर पर बता रहा है कि बाजार में एक्सपायरी के पहले हो सकता है आपको एक रिकवरी देखने को मिले, या फिर पिछली एक्सपायरी की तरह जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे कि ओवरसोल्ड मार्केट आपको एक्सपायरी के पहले एक रिकवरी देगा, वो ना हो और ये रिकवरी आपको हो सकता है अगली सीरीज में देखने को मिले। तो ये आज और अगले 2 ट्रेडिंग सेशन बेहद चैलेंजिंग होंगे, आसान नहीं होंगे, इस लिहाज से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। अब पहला लेवल जो नीचे सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है वो है 8150 के आसपास का, और उसके नीचे अगर हम फिसले तो फिर 8050 की रेंज में बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वहां पर शॉर्ट्स डेफिनेटली कवर कर लेनी चाहिए, फ्रेश लॉन्ग्स भी बनानी चाहिए। अब ऊपर की तरफ हम कितना जा सकते हैं? अगर हमने 8200 के लेवल को घंटे पर होल्ड कर लिया आज ऊपर की तरफ, तो फिर शायद 8300, 8350 वो रेंज है जहां तक बाजार एक पुल बैक देने की कोशिश करेगा, और उस पुल बैक के बाद आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो की जरूरत होगी और ऊपर जाने के लिए, और अगर वो ना मिले तो फिर वहां से आपको फिर से करेक्शन आता हुआ दिखेगा और एक्सपायरी के पहले फिर आप 8200 की तरफ आ सकते हैं। तो उस लिहाज से वोलेटाइल ट्रेड्स के लिए तैयार रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ज्यादातर संकेतों के बीच में ये बात साफ है कि बिकवाली का दबाव एफआईज का जब तक कम ना होता दिखे, जिसकी संभावना इस वक्त तो नजर नहीं आ रही, बाजारों के लिए एक सस्टेनेबल रिकवरी देना मुश्किल है। सिर्फ टेक्निकल रिकवरी आ सकती है क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है। जब तक मूड एफआईआई का नहीं बदलता, यहाँ पर माहौल में सुधार की संभावना बहुत कम दिख रही है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज फिर कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आएंगे जिसमें शामिल है भारतीय एयरटेल और आइडिया। इसके अलावा नजरें रहेंगी ग्लेनमार्क, पेट्रोनेट एलएनजी, एमटेक ऑटो, आरकॉम। बहुत लंबी लिस्ट है आज जिन नंबर्स की हम बात करेंगे, और साथ ही जहां पर खबरों का असर देखने को मिलेगा, इसी पर एक कॉल लेंगे आगे। आज 2 दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों के नतीजों का इंतजार है।
भारती एयरटेल और साथ ही आइडिया सेल्युलर दोनों ही कंपनी अपने नतीजे पेश करेंगी। याद रखिए, अब तक हमने देखा है कि भारती का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा है। अफ्रीका बिजनेस को लेकर कंपनी बहुत बुलिश थी, लेकिन वहां पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। आइडिया ऑफ कोर्स दूसरी तरफ मार्केट शेयर बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है पिछले कई क्वार्टर से। सोनम बताइए, सबसे पहले आइडिया क्या उम्मीद की जा रही है और क्या भारती को राहत मिलेगी अफ्रीका बिजनेस से? देखिए, आइडिया सेल्युलर के केस में ये काउंटर एक आउट परफॉर्मर रहा है जब से मार्च महीने में ऑक्शन शुरू हुए थे। तीसरे तिमाही के नतीजे भी उम्मीद से बेहतर रहे थे और चौथे तिमाही में भी माना जा रहा है कि कंपनी के तिमाही नतीजे अच्छे रहे हैं या फिर उनका प्रदर्शन इस तिमाही में अच्छा रहा है, जहां पे इस तिमाही में सब्सक्राइबर एडिशन में कंपनी इंडस्ट्री को बीट करती हुई दिखाई देगी। भले ही आरपीएम कमजोर रहे हो, इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज कट होने के कारण जो मार्च 1 तारीख से लागू हुआ था, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा है तो इसका जो कमजोर आरपीएम है वो ऑफसेट कर देगा ये वॉल्यूम्स को। और डेटा ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। मार्जिन्स की बात करें तो सुधार की उम्मीद है लोअर डीजल प्राइसेस के कारण, और मोबाइल टैरिफ्स भी यहाँ पे तिमाही तो तिमाही 4% से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छे नतीजों की उम्मीद रखी जा रही है। आइडिया सेल्युलर से मुनाफे में 9.5% की बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। भारती एयरटेल की बात करें तो स्टेडी तिमाही की उम्मीद है। जैसा आपने कहा कि अफ्रीका कारोबार में अभी भी थोड़ा सा दबाव बन सकता है और इंडियन कारोबार का परफॉर्मेंस इस बार स्टेबल रहेगा और यही से कंपनी को मदद मिलेगी और इसी के वजह से एक स्टेडी आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है, जहां पे इंडियन कारोबार में मार्जिन पर सुधार की उम्मीद है। हायर टैरिफ्स, लो डीजल प्राइसेस और डेटा ग्रोथ मजबूत होने के कारण। वही अफ्रीकन कारोबार के लिए चौथी तिमाही सीजनली एक वीक तिमाही रहती है और इसके कारण जो अफ्रीका के करेंसीज है वहां पे भी एक शार्प डिप्रेशन आया है, तो इसके कारण डॉलर रेवेन्यू में गिरावट आएगी। तो इंडियन कारोबार से थोड़ी मदद जरूरी मिलेगी या फिर स्टेबल परफॉर्मेंस की उम्मीद है इंडियन कारोबार से, लेकिन अफ्रीका कारोबार थोड़ा सा दबाव बना सकता है, इसलिए अफ्रीकन कारोबार के आउटलुक पर खास नजर होगी और इसलिए ओवरऑल भारती एयरटेल से स्टेडी आंकड़ों की उम्मीद है। तो आइडिया के नंबर्स होंगे बेहतर और भारती के खराब, ये है उम्मीद इन दो दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों से आज। लेकिन बाजार से क्या उम्मीद की जाए, क्या कुछ और कमजोरी बढ़ेगी या फिर रिकवरी के आसार जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, पैनोरामा टेक्निकल्स के सीईओ अल्पेश फुरिया तकनीकी राय देने के लिए, और वायदा कारोबार की रणनीति हमें बताएंगे चंदन तापड़िया, आनंद राठी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। चंदन, एक्सपायरी का हफ्ता है, शुरुआत आपके साथ की जाए। क्या लग रहा है, एक्सपायरी के लिए नई रिस्क खुलती हुई नजर आ रही है या फिर 8,200 पर जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होता हुआ दिखा है पुट में, वहां बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, या सीधा यूं पूछूं कि क्या एक्सपायरी के पहले 8,000 का लेवल दिखेगा? जी अनिल जी, देखिए 8,000 तक तो नहीं, बट नीचे में 8150 तक के लेवल है, उनकी गुंजाइश यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए इस सीरीज में बाजार ने जो स्टार्ट किया था वहां से 8844 तक का मूवमेंट हुआ था, बट जिस हिसाब से पिछले 7-8 दिनों में सेल ऑफ हुआ है और लगातार यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। इस सीरीज का जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.78 हो चुका है और जो पुट कॉल रेशियो वो 8 महीने के लो पे है, यानी कि 8 महीने के बाद में बाजार है वो सस्टेन कॉल राइटर्स की ग्रिप में आया है। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 8300 की कॉल में राइटिंग हुई है, नीचे में कोई मेजर पुट राइटिंग नहीं हो रही है। जरूर 8200 8250 पे थोड़ा सा पुट राइटिंग का सपोर्ट आ रहा है जो 8150 के आसपास बाजार को होल्ड करने में थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है। वहीं 8300 की कॉल राइटिंग इंडिकेट कर रही है कि अब 8340 8350 के लेवल को निकाल पाना काफी मुश्किल है। देखिए 8269 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। लास्ट सीरीज देखें 8342 पे बंद हुई थी, बट उसके बाद में 8269 का लो बनाया था और वहीं से बाजार ने रिकवरी दी। और कल के ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने जैसे 8269 का लेवल तोड़ा, वहां से ओपन डाउन साइड है वो ओपन हो चुकी है और मेरा मानना है कि 8150 8160 अब इमीडिएट सपोर्ट का काम करना चाहिए। बट जब तक 8340 के ऊपर बाजार वापस क्लोज नहीं होता है तब तक नीचे का रिस्क है वो बाजार में गिराता हुआ नजर आएगा। इस पूरी सीरीज का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो 85 50 85 80 के आसपास है और बाजार वॉल्यूम वेटेज एवरेज से 350 पॉइंट से ज्यादा नीचे है, जो साफ इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में है वो बेयर ग्रिप में। और यूजुअली क्या होता है कि जब काउंटर एक बार बेयर ग्रिप में आ जाता है तो एक्सपायरी तक रिकवर होना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो लोग ट्रेप हो चुके हैं वो वेट करते हैं कोई भी बाउंस बैक आए तब निकले, और जिनके पास शॉर्ट पोजीशन रहती है और जिनके पोजीशन ग्रिप में होती है वो वेट करते हैं कि एक्सपायरी तक और बाजार को गिरने दे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉफिट में। तो उन्हीं के चलते मेरा मानना है कि वीकनेस एक्सपायरी तक लगातार जारी रह सकती है। 8340 है वो मेजर हर्डल का बाजार में काम करता हुआ नजर आएगा। और इस बीच SGX निफ्टी पर गौर करें, 13 अंक नीचे और 8200 का भी साथ इसने छोड़ा है। तस्वीर रहेंगे आज तकनीकी स्तर पर फिर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे वो कौन से स्टॉक से न्यूज हैं जिसमें आज ट्रेड का मौका दिखेगा। ब्रेक के बाद
कल भारतीय बाजारों में भारी भरकम बिकवाली का दबाव, मिड कैप काउंटर्स में यहां पर हमने देखा है मारकाट मची और एसजीएक्स निफ्टी भी इस समय संकेत दे रहा है कि आज प्रेशर के साथ ही खुलेगा मार्केट। 8198 तक के लेवल देखे गए थे, 8200 पर एसजीएक्स निफ्टी दोबारा कर रहा है कारोबार। अल्पेश पूरिया हमारे साथ है, उनसे लेंगे तकनीकी तौर पर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए उस पर नजरिया, और साथ ही आपको बताएंगे आज कौन से स्टॉक से न्यूज आपके रेडार पर हो। लेकिन पहले टेक चेक। अल्पेश, लगातार चर्चा हो रही थी उस 200 डीएमए की और उसको हमने फाइनली ब्रीच किया है। अब यहां से कितनी डाउनसाइड के लिए माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है, क्या फिलहाल चार्ट्स कह रहे हैं? या गुड मॉर्निंग अर्शिता। देखिए, जब तक जहां बात डाउनसाइड की है तो वहां हमने पहले बता दिए थे कि 8000 तक के लेवल्स तो एक ओपन हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से हमने जो गिरावट देखी है पिछले इन दिनों में, मैं समझता हूं कि ये गिरावट कहीं पे भी यहाँ पे 8185 से लेके 8140 एक बहुत ही टेक्निकल स्ट्रांग सपोर्ट है, यहाँ पे अटकनी चाहिए एज फार एज दिस एक्सपायरी इज कंसर्न। और एक ओवरसोल्ड मार्केट में मैं नहीं समझता हूँ इतना एक स्ट्रांग सपोर्ट बहुत आसानी से टूटता हुआ दिखेगा, और अगर किसी कारणवश टूटता भी है तो मैं समझता हूँ यहाँ से फिर से आपको एक स्ट्रांग बाउंस देखने को मिलेगा। ऑन द अपसाइड मैं समझता हूँ लॉजिकल जो टारगेट बन रहा है करीबन 8330 से 8340 का बन रहा है, और वहां पे मार्केट जाके रुक सकता है क्योंकि एक नेकलाइन है हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन की, तो बाजार फिर से जाके निफ्टी उसको टेस्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस, एक बिकवाली का मौका आपको फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से एक थोड़ी लंबी सी फ्रेम की मैं बात करूं तो ऑन द अपसाइड में मैं समझता हूं कि अब ये लेवल जो है 8350 का विल एक्ट एज अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस, और ये आपको फिर से एक बिकवाली का मौका देगा। और हमें लगता है कि अगली जब नई सीरीज चालू होगी तो आपको डाउन साइड में 7950 से 7960 तक के लेवल्स बहुत ही जल्दी से देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट की राय वैसी आ रही कि 8150 सपोर्ट के तौर पर और 8350 रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, और उस लिहाज से 50-75 पॉइंट की रिस्क है यहाँ से नीचे की तरफ, और अगर वहां से बाउंस बैक आया तो फिर 150-200 पॉइंट निफ्टी एक बाउंस आपको ऊपर की तरफ एक्सपायरी के हफ्ते में दे सकता है। देखना होगा किस तरह के लेवल्स आपको पहले देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्शन कई सारे स्टॉक्स में दिखेगा, नतीजों की वजह से भी और खबरों की वजह से भी। कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए बताने के लिए हमारे साथ हैं सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपकी नजर पेट्रोनेट एलएनजी के काउंटर पर रहनी चाहिए, जिसके लिए नेगेटिव खबरें आ रही है। सरकार को पेट्रोनेट एलएनजी के खिलाफ शिकायतें मिली है, जहां पर एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी की शिकायत है और अब यहां पर जांच शुरू कर दी गई है। अब नजर डालते हैं कुछ नतीजों पर। ज्योमेट्रिक ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए, जिसमें तिमाही दर तिमाही काफी कमजोरी देखने को मिली है। टॉप लाइन में 7% की गिरावट हुई, जिसकी वजह से मुनाफे में भी काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला। मुनाफे में 80% की गिरावट देखने को मिली। इंटेलेक्ट डिजाइन के भी तिमाही नतीजे बेहद ही कमजोर है। तिमाही दर तिमाही डॉलर रेवेन्यू बेहद ही फ्लैट है। कंपनी ने एबिटा फ्रंट पर या फिर ऑपरेशनल फ्रंट पर घाटा कर दिया है लगभग 32 करोड़ का पिछले तिमाही के 21 करोड़ के घाटे के मुकाबले, और बॉटम लाइन भी यहाँ पर कंपनी ने घाटा किया है 30 करोड़ का पिछले तिमाही के 16 करोड़ के घाटे के मुकाबले। यहाँ पर कंपनी के कोर एक्सपेंसेस हो या फिर R&D हो, इसके खर्च बढ़ने के कारण और सेल्स का बहुत ही अहम हिस्सा होने के कारण कंपनी पर काफी भारी पड़ रहा है। किर्लोस्कर ब्रदर्स, यहाँ पर अदर इनकम से काफी अच्छा सपोर्ट मिला है मुनाफे के आंकड़े पर। अदर इनकम में करीब 2 गुनी बढ़त देखने को मिली है और टोटल इनकम में भी अच्छी बढ़त, जिसकी वजह से मुनाफे में भी एक अच्छा खासा जंप इस तिमाही देखने को मिला। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी ग्रुप एपेक्स पार्टनर श्रीराम सिटी यूनियन में 20% की हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी सारी कंपनीज शामिल है इसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए। आपको बता दूं टीपीजी कैपिटल अपने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में किए गए इन्वेस्टमेंट को कुछ महीनों से बेचने की कोशिश कर रही है, जहां पर कंपनी एक अच्छा खासा प्रीमियम चाहती है। श्री सीमेंट और जेपी एसोसिएट्स का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ श्री सीमेंट ने जेपी एसोसिएट की पानीपत की सीमेंट यूनिट 358 करोड़ रुपए में खरीदी। कावेरी सीड्स आरबीआई के मुताबिक कंपनी में जो विदेशी निवेश सीमा है वो अब खत्म हो गई है। विदेशी निवेशक अब फिलहाल इसमें खरीदारी नहीं कर सकते। आपको बता दूं एफआई की होल्डिंग कंपनी में 22.26% की है। एमटेक ऑटो कंपनी ने जापान की कंपनी एसआई टेक को एक्वायर कर लिया है और ये जो कंपनी है यार कॉस्टिंग और फॉर्जिंग मशीनरी कारोबार में है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने कंपनी को अपनी सब्सिडरी माउंट एवरेस्ट मिनरल वाटर को अपने साथ मर्ज करने की मंजूरी दे दी है। अब आज होने वाले इवेंट्स की कुछ बात कर लेते हैं। क्रिस्टल आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें बाईबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा ग्लेनमार्क का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ ग्लेनमार्क फार्मा आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कंपनी की एंटी डायबिटीज दवाई को मार्केटिंग और बेचने पर रोक लगा दी थी, जिसको कि ग्लेनमार्क ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इसके अलावा आज तमाम टेलीकॉम स्टॉक्स भी आज आपके रडार पर होने चाहिए। यहाँ स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर टेलीकॉम कंपनियों की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और आखिर
आखिर में वो नतीजों पे नजर, आइडिया सेल्यूलर, भारतीय एयरटेल तो तिमाही नतीजे घोषित करेंगे ही, साथ ही KPIT टेक, मेरिको काया, टाटा एलेक्सी, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, वेलस्प्रिन कॉर्प, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, नेल्को, गोदरेज कंज्यूमर जैसी कंपनियां आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अच्छे रिटेल बिक्री आंकड़ों से जापान का बाजार फिर से 20,000 के पार, लेकिन कोरिया और ताइवान में सुस्ती। SGX निफ्टी में हल्की सी गिरावट। फेड बैठक से पहले अमेरिकी बाजारों में भी सुस्ती, डाउ 0.25% फिसला, नैस्डैक में 1% की गिरावट, निकाई छोड़ एशियाई बाजारों में मामूली गिरावट। फरवरी 2014 के बाद पहली बार निफ्टी ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज तोड़ा, उसके नीचे बंद, और सेंसेक्स में भी 260 अंकों की गिरावट। बैंक, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेज गिरावट। आ जाएंगे भारतीय एयरटेल और आइडिया के नतीजे। दोनों ही कंपनियों का मुनाफा 9 से 10% बढ़ने का अनुमान, लेकिन मार्जिन में बढ़त की उम्मीद कम। वित्त मंत्रालय की आज RBI समेत PSU बैंक्स के साथ बैठक, अटके हुए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने पर होगा जोर। और भूकंप के ताजा झटकों से नेपाल में बढ़ा संकट, मरने वालों की तादाद 4,000 के पार पहुंची। राहत बचाव की भारत कर रहा है अगुवाई। और हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा दमदार पैनल, अल्पेश फुरिया, अमरीश बलिगा और चंदन तापड़िया। हम बात कर रहे थे निफ्टी के, और अब फोकस बैंक निफ्टी पर किया जाए। चंदन, बैंक निफ्टी के लिए क्या संकेत देख रहे हैं आप वायदा कारोबार में, और बैंक निफ्टी में अब से लेकर एक्सपायरी तक किस तरह का ट्रेड लिया जाना चाहिए? जी देखिए, बैंक निफ्टी में अभी तक 25% के रोल ओवर हुए हैं। इस पूरी सीरीज में देखिए यहाँ पे सोर्स के बिल्टअप हुए हैं, बट 17,700 इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है। 17,700 है जो इस सीरीज के स्टार्ट का सपोर्ट था, जहां से इसने रिकवरी देखी थी। निफ्टी ने जो सीरीज के स्टार्ट का सपोर्ट था 8269 वो तोड़ दिया है, बट बैंक निफ्टी अभी भी उस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो 17,700 जब तक होल्ड करता है तब तक एक रेंज बाउंड मूव हो सकता है, बट 17,700 के नीचे बैंक निफ्टी में एक नई सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है, जो नीचे में 17,500 17,300 तक के लेवल ओपन कर सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं, बट निफ्टी कंपेयर में यहाँ पे थोड़ा सा जरूर स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली देखने को मिल रही है, बट 17,700 के नीचे मेरे हिसाब से फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स में बना सकते हैं। ओके, फ्रेश शॉर्ट्स आप कह रहे हैं बैंक निफ्टी में बनाए जा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अल्पेश, कौन से बैंक सबसे वीक है इस समय? कल भी आप याद रखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 से 4% का नुकसान था। HDFC हो, ICICI बैंक जिसके नतीजे कल आए, वहां पर भी भारी भरकम कमजोरी थी। तो अगर किसी बैंक को शॉर्ट करना हो, वो कौन सा रहेगा? या पिछले हफ्ते भी हमारी बात हुई थी, तभी हमने ICICI बैंक को सिलेक्ट किया था। मैं समझता हूँ उसी में अभी देखिए ये जो एक रेंज था 308 से लेकर 320 तक की, ये रेंज बारंबार ICICI बैंक यहाँ से सपोर्ट ले रहा था और ये तोड़ता नहीं था। इसके जो टारगेट्स ड्यू है करीबन 280 तक के लेवल्स के वो ड्यू थे, और कल के सत्र में हमने देखा कि ये 300 के नीचे एक बारी के लिए गया था, और जिस तरह से बेरिश फॉर्मेशन बनी है, मैं समझता हूँ 280 तक के लेवल्स अब इसको स्टॉक्स को मिलने चाहिए डाउन साइड में, और ऑन द अपसाइड जो 308 से 320 की जो मैं बात कर रहा रेंज, दैट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो सबसे पहले शॉर्ट कैंडिडेट बनता है वो ICICI बैंक का बनना चाहिए। लेकिन इक्वली मैं यहाँ पे और एक पिक देना चाहूंगा कि अगर इसी गिरावट के अंदर कहीं पे भी आपको एक DCB बैंक ये अगर 100 से 105 की रेंज में मिलता है, तो ये मैं समझता हूँ कि इस गिरावट में बहुत ही अच्छा खासा एक्यूमुलेशन बनेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जब भी ये स्ट्रक्चर फिक्स से परफॉर्म करना शुरू कर देगा, तो मैं समझता हूँ तब DCB बैंक एक बहुत ही अच्छा सा आउट परफॉर्मेंस साबित कर सकता है, और यहाँ से अच्छे खासे 150 या उसके ऊपर के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपकी लंबी अवधि का नजरिया है, तो आपको DCB बैंक के बारे में सोचना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए ICICI बैंक, और अगर खरीदारी का मौका आप देख रहे हैं तो फिर DCB हो सकता है एक बेहतर चॉइस, जहां लोअर लेवल पर 105 रुपए के आसपास आप तेजी करने का मौका देख सकते हैं। वोकहार्ड, ये स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में आया है। चंदन, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। कल गिरावट को लीड करने में सबसे आगे, हालांकि क्लोजिंग बेसिस पर शायद ये 18% ही कम दिखा, लेकिन एक बार ये बंद होते होते 25% तक फिसल गया था, यानी कि 7-8% तो इसकी क्लोजिंग ही ऊपर आई है, एवरेज क्लोजिंग। क्या वायदा कारोबार पे बैन में होने के बाद, अब ये चूंकि कल बैन में भी आ गया, क्या ट्रेड करना चाहिए वोकहार्ड में, और अगर किसी के पास लॉन्ग पोजिशन हैं तो क्या राय देंगे आप?
जी देखिए, कल यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन के बाद में शॉर्ट के बिल्टअप हुए थे। स्टॉक का जो पॉजिटिव ट्रेंड था उसको रिसेंटली इसने निगेट करके और कल एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है जिसको काफी महीनों से होल्ड कर रहा था, कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने तोड़ के उसके नीचे कामकाज किया। 18% के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। मेरे हिसाब से वीकनेस कंटिन्यू है यहाँ पे। यदि किसी के पास पोजीशन है तो कोई भी बाउंस बैक आता है तो निकले या फिर इसमें पुट लेके ट्रेड करे। नीचे में मेरा मानना है कि 1215 से 1220 का सपोर्ट है जहाँ पे एक थोड़ा सा पोज ले सकता है, बट यदि उसको भी तोड़े तो डाउन साइड और ओपन हो सकती है। ऊपर में अब 1370 का लेवल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऊपरी लेवल पर दबाव शायद बनता हुआ दिखाई दे सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन जैसे हम आपको सुबह से बता रहे हैं, भारतीय एयरटेल आइडिया आज नतीजे पेश करने वाला है। यहाँ पर की पोजीशंस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कल भी याद रखिए इन काउंटर्स में बिकवाली का दबाव था, करीब 2% का नुकसान देखने को मिला था। क्या रणनीति आप अल्पेश रखना चाहेंगे? भारतीय एयरटेल अगर नंबर्स अच्छे रहते हैं, क्या एक पुल बैक आएगा या नहीं, वो फंडामेंटल जानकार बताएंगे। लेकिन टेक्निकली क्या ये तैयार है स्टॉक एक स्पाइक दिखाने के लिए या नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर स्पाइक भी आती है तो ऑन द अपसाइड में अगर आपको 400-410 की एक रेंज जो मिलती है तो आपको एक बारी के लिए स्पाइक्स के अंदर निकलने की चेष्टा करनी चाहिए। बिकॉज डाउन साइड में समझता हूँ स्टॉक्स के अंदर आपको फिर से गिरावट देखने को मिलेगी जो करीबन इसको 375 तक के लेवल तक देखे जाएगी। लेकिन अगर आप आइडिया और भारती दोनों के चार्ट के कंपेरिजन करें तो मैं समझता हूँ इसमें आइडिया के चार्ट ज्यादा स्ट्रांग है। अगर किसी गिरावट में अगर ये आइडिया आपको 170-172 के पास में मिलता है रेंज में, जो जहां से एक ब्रेकआउट लेवल था इसका पिछले दिनों का, तो दैट विल प्रोवाइड ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आपका नजरिया थोड़ा बड़ा है तो। और मुझे लगता है कि वहां से एक बाउंस आपको स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो कंपेटिटिव आइडिया और भारतीय के अंदर मैं कहूंगा भारतीय एक रेंज बाउंड स्टॉक है और आइडिया एक आउट परफॉर्मर है एज फार एज द सेक्टर इज कंसर्न। बिल्कुल। चंदन, इसी पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या सेम स्ट्रेटेजी यहां पर वायदा कारोबार में रखी जाए कल के मूव को देखते हुए? आइडिया लॉन्ग, भारतीय शॉर्ट। जी उसके यदि वैसा भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एक और स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए, एक्सपायरी के चलते यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम काफी कम है और यहाँ पे थोड़ा सा एट द मनी आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। रिजल्ट के चलते दोनों में वॉलेटिलिटी रहना जाहिर है। आइडिया में 190 का कॉल एक्टिव है, वो खरीद ले, और भारतीय में यहाँ पे 390 का पुट खरीद ले। देखिए, ओवरऑल भारतीय बार बार नीचे में सपोर्ट ले रहा है, बट ऊपर में जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे 404 से लेके 410 का सप्लाई जोन है, वहां पे वापस प्रेशर आ जाता है। तो इसमें 390 की पुट लेके और उसमें आइडिया में 190 के कॉल लेके इसमें हेज ट्रेड किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक हेज पोजीशन भी आपके लिए हमारे जानकार दे रहे हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रेड के दौरान इन दोनों ही काउंटर्स में आपके लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाजार के लिए वो अहम क्यूज क्या है, कौन से वो बड़े सवाल जिसका जवाब मिलना काफी इंपॉर्टेंट है हर किसी ट्रेडर और निवेशक को। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे। लेकिन हफ्ते की कमजोर शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों के लिए आज सबसे बड़े सवाल क्या हैं जिन पर निवेशक और ट्रेडर्स सबकी नजर होनी चाहिए? चलते हैं हर्षदा के पास। हर्षदा, बताइए कौन से हैं बड़े सवाल आज के लिए? सबसे पहला सवाल जो इस समय सभी के जहन में है कि एफआईआईज ने जो इतनी भारी भरकम बिकवाली की है पिछले 10 सेशंस में 7,500 करोड़ की कैश में अकेले, क्या अब बाजार और सेलिंग प्रेशर झेल पाएगा या नहीं? क्योंकि हमने देखा है नई खरीदारी हो नहीं रही है और वहीं से सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा सवाल जो हम सबके सामने उठ खड़ा हुआ है वो ये है कि क्या 8,000 के लेवल्स भी अब चैलेंज होते हुए दिखाई देंगे बाजार में, या फिर एक्सपायरी से पहले कुछ रिकवरी की उम्मीद रखना ठीक है? साथ ही साथ कल के भारी भरकम मार्कआउट की वजह से हमने देखा मिड कैप काउंटर्स फिर से लहूलुहान हुए हैं, तो क्या इस भारी भरकम गिरावट के बाद आपकी रणनीति होनी चाहिए? वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर कोई छोटा निवेशक पूछ रहा है कल के नुकसान के बाद। लेकिन रिजल्ट सीजन सर पे है और हम देख रहे हैं लगातार कई कंपनियों ने अपने नतीजे दिए हैं। आज नजरें होंगी भारतीय और आइडिया के नंबर्स पर। क्या ये नतीजे बाजार के मूड को कुछ सुधारेंगे? क्या आइडिया वाकई में बेहतर नतीजे पेश करेगा? और क्या किसी तरह की रिकवरी अफ्रीकन बिजनेस में आ सकती है एयरटेल के लिए? और आखिर में नजरें रहेंगी इंटरनेशनल मार्केट पर, जहां पर फेड की बैठक आज शाम को शुरू होने वाली है और इसका रिजल्ट आएगा बुधवार शाम को, यानी कि हमारे मार्केट्स रिएक्ट करेंगे थर्सडे सुबह को। और क्या इंटरनेशनल मार्केट में
फेड की उस अहम बैठक से पहले जहां पर संकेत मिलेंगे कि रेट हाइक कब होना शुरू होगा, उधर और भी कुछ बिकवाली का दबाव बनता होता है या नहीं। तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब हर कोई निवेशक और ट्रेडर इस समय मांग रहा है। अनिल, बिल्कुल, तो इन सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जो हमारे साथ है इस वक्त अल्पेश फुरिया, अमरीश बलिगा और चंदन तापड़िया। अब फोकस कुछ स्टॉक्स पर जहां पर कल काफी एक्शन था कमजोरी की तरफ। सबसे पहले तो अमरीश, आपसे राय लेना चाहता हूं आईसीआईसीआई बैंक पर और दूसरे बैंकिंग शेयरों पर। जिस तरह से बाकी दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले में आईसीआईसीआई बैंक ने इतने कमजोर नतीजे पेश किए, क्या करना चाहिए जो अब नतीजे आने बाकी हैं? एक्सिस बैंक के कल हैं, उसके अलावा इंडसइंड आ चुके, लेकिन इनके जो नतीजे अब बाकी है, क्या दूसरे बैंक्स के लिए भी यही चिंताएं रहेगी प्राइवेट सेक्टर स्पेस से, या फिर ये आईसीआईसीआई बैंक पिछले क्वार्टर की तरह ही वन ऑफ केस है? मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक वुड बी अ वन ऑफ केस। मुझे लगता नहीं कि दूसरों को एनपीए इश्यूज रहेंगे जिस हिसाब से पीएसयू बैंक्स में है। आई एम क्वाइट वरीड अबाउट द पीएसयू स्पेस, स्पेशली आफ्टर यस्टरडेज अनाउंसमेंट ऑफ द फार्म लोन डेफरमेंट। उससे भी इफेक्ट आएगा पीएसयू स्पेस पे। सो आई थिंक पीएसयू स्पेस इज द वन टू बी लेफ्ट असाइड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 quarters। बट प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में श्योरली लेना चाहिए नीचे के लेवल पे। बट इन दैट again, ICICI would be an exception looking at the sort of results. I think I would stay away from ICICI Bank for a while. जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे कि अब तक जिस तरह का माहौल रहा है अमरीश, और जैसे मैंने वो सवाल भी उठाया कि छोटे मझौले काउंटर्स में अब क्या रणनीति होनी चाहिए, कल काफी प्रेशर रहा और यहीं पर रिटेल निवेशक पैसा लगाते हैं। तो क्या आपको लग रहा है निवेशकों को अपनी पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए, या फिर इस प्रेशर में फटाफट जहां पर भी मुनाफा है वो घर ले जाए, या नई खरीदारी के बारे में सोचे? क्या रणनीति होनी चाहिए? रणनीति तो यही होनी चाहिए कि जब भी कोई बाउंस बैक आएगा, एंड आई एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक फॉर अबाउट 2 or 3 days, क्योंकि हम लोगों ने काफी एक शार्प फॉल देखा है, बिकॉज ऑफ विच देयर कुड बी अ स्मॉल बाउंस बैक। व्हेन आई से अ स्मॉल बाउंस बैक कुड बी अबाउट 100-150 पॉइंट्स एट द मैक्सिमम। लाइक उस वक्त आई थिंक पीपल शुड लुक एट बुकिंग आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में यहाँ से तेजी लगती नहीं है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, एंड स्पेशली दो स्टॉक्स which have moved up about 4x, 5x, 6x. I mean, there are a number of them which have moved up in the last 8 to 12 months. I think that is where you'll see pressure. और कल भी हम लोगों ने देखा है कि certain such stocks have fallen quite sharply. I'm talking of Wokhart, I'm talking of Symphony. I mean, things like this, I think you should book out to a certain extent. श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, अल्पेश, इसके चार्ट्स देखकर बताइए स्टॉक पर क्या एक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टीपीजी ग्रुप काफी लंबे समय से स्टेक बेचने की कोशिशों में लगा हुआ है। एपेक्स पार्टनर जो पीई फंड है उसने इंटरेस्ट दिखाया है 20% के आसपास की स्टेक खरीदने का। दूसरा, आज नतीजे भी श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के आने वाले हैं, क्या इस स्टॉक में कोई खरीदारी का मौका बनता है? अनिल जी, ये एक फ्लैट चार्ट है। देखिए, इसमें आकलन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे वॉल्यूम की कमी है यहाँ पे, लेकिन अगर हम डाउन साइड में कहीं पे भी बात करें तो 1800 से लेकर 1850 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है स्टॉक्स के लिए। अगर ये सपोर्ट को ये होल्ड कर लेता है तो मैं समझता हूँ फिर आपको एक बाउंस फिर से स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जो करीबन आपको 2000 के लेवल तक लेके जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये सपोर्ट के नीचे, अगर हम 1800 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर मैं समझता हूँ एक डाउन साइड फिर से एक फ्रेश तरीके से ओपन होगी, और जो करीबन स्टॉक को 1575 से 1600 के लेवल तक लेके जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर कुछ और सेल साइड की पोजीशंस आती हुई दिखाई देंगी। वॉल्यूम्स कम हो रहते हैं इस काउंटर में, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट्स वहां पर लगातार आ रही हैं कि टीपीजी अपनी हिस्सेदारी बेचेगा, एपेक्स पार्टनर्स शायद वो हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कुछ और काउंटर्स रहेंगे रेडार पर। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि एफआईआई ब्रोकरेज हाउसेज के रेडार पर कौन से शेयर हैं, उनकी क्या रणनीति उभर कर आ रही है। हमारे साथ है हमारे तीनों ही जानकार अल्पेश फुरिया, अमरीश बलिगा और चंदन तापड़िया, और चर्चा हो रही कि आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उन तमाम काउंटर्स में जहां पर खबरों का इम्पैक्ट रहेगा और साथ ही यहाँ पर रिजल्ट्स का भी असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी एक काउंटर जो रेडार पर रहेगा। नंबर्स के बाद हमने देखा यहाँ पर एक झटका जरूर लगा है, लेकिन जो दूसरे डेवलपमेंट्स हैं वो यही है कि सरकार कह रही है कि कई सारे कंप्लेंट्स पेट्रोनेट एलएनजी के खिलाफ इनके हाथ लगे हैं, खासतौर से एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन के चलते। अमरीश, क्या फिलहाल आपकी रणनीति होगी पेट्रोनेट एलएनजी में? क्या इन खबरों का असर देखने को मिलेगा स्टॉक पर आके?
खबरों का तो क्लियरली असर रहेगा एंड ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट भी काफी खराब है, सो आई थिंक इट विल बी सिर्फ डबल इफेक्ट फॉर द स्टॉक। तो मुझे लगता है कि और भी शायद यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन कितनी गिरावट यहाँ पर संभव है? अल्पेश, 170 पर हमने देखा है वो काउंटर आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था सीधा 170-175 की रेंज का। कल इसके नीचे गया, उसके ऊपर पास में ही आने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि 170 नीचे अब ये स्टॉक जैसे ही मेंटेन करेगा, क्योंकि ऑसिलेटर्स दिखा रहे काफी वीकनेस है अब स्टॉक्स के ऊपर। इट इज नाउ मोर डिफिकल्ट फॉर स्टॉक्स टू मेंटेन द लेवल अबव 190। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हर उछाल में एक बारी के लिए बेचना चाहिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो गिरावट हावी होगी जो करीबन स्टॉक्स को 145 से 150 की रेंज तक लेके आएगी। यहाँ पे सेल ऑन राइस की रणनीति अपनानी चाहिए। जो आपका स्टॉप लॉस रुका हो करीबन 185 से 190 की रेंज का होना चाहिए। स्टॉक कल काफी इंटरेस्टिंग मूव दिया था हर्षदा, क्योंकि वीकेंड पर नतीजे आए थे, कमजोर नतीजे के बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई, और जहां गैप डाउन ओपनिंग हुई वहीं से रिकवरी करके इतने खराब मार्केट में दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। देखना होगा आज इन नेगेटिव खबरों का क्या कुछ असर दिखता है। लेकिन कल जो नतीजे आए मारुति के बेहद शानदार, और अब इन नतीजों को देखकर ब्रोकरेज हाउसेस कंपनी पर बुलिश भी होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर भी कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई। इन सारी रिपोर्ट्स को एक साथ कंपाइल करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च हेड आशीष वर्मा। आशीष, बताइए क्या कह रहे हैं एफआई ब्रोकरेज हाउस? सबसे पहले तो कल के इंपॉर्टेंट नंबर्स पे फोकस। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक और सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है। इंटरेस्टिंग है, जो टारगेट प्राइस सेट करे गए हैं 440 रुपए। कल की क्लोजिंग थी 300 रुपए के आसपास, तो वहां से तो ऑलमोस्ट 45% का अपसाइड सीएलएसए को यहां पे नजर आता है। और सबसे बड़ा रीरेटिंग के ट्रिगर की जो वो बात कर रहे हैं कि यहां से उनका मानना है एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट आपको शायद एसेट क्वालिटी में देखने को मिल सकता है। मारुति सुजुकी अच्छे नंबर्स और ऑब्वियसली एक थम्स अप आता हुआ। मैक्वारी की तरफ से आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार है, 4300 का लक्ष्य, यानी कि कल की क्लोजिंग पे 18% का अपसाइड है। उनका मानना है FY15 से ओवर FY17 तक इस कंपनी के मार्जिन में आपको करीब 240 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सीएलएसए रिआइटरेट करा है बाय की रेको को 4450 के लेवल्स के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, यानी कि कल की क्लोजिंग से 22% के अपसाइड की बात है। इन्होंने भी FY16 FY17 के ईपीएस को 3 से 4% बढ़ाया है। और इंटरेस्टिंगली ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि FY17 तक मारुति का मार्केट शेयर और बढ़ेगा, ऑलमोस्ट 1.25% और मार्केट शेयर इंच अप होने की गुंजाइश है। बार्कलेस, इनका भी मानना है खरीदारी करने की सलाह। 4150 का पहला टारगेट था, जिसे अब बढ़ाकर 4300 रुपए कर दिया है, यानी कि कल की क्लोज से 18% का अपसाइड। FY15 से FY17 तक अर्निंग्स के फ्रंट पे ये कंपनी करीब 35% का CAGR यानी कि सालाना बढ़त डिलीवर कर सकती है। और ऑब्वियसली इसके चलते उनका मानना है प्रिफर्ड पिक है इस पूरे पॉकेट में, और उनका मानना है FY16 में भी ये कंपनी इंडस्ट्री ग्रोथ को तगड़ी तरह से आउटपेस करेगी। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भी आई है, यानी कि BPCL, HPCL, IOC पे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जिनका कहना है कि बेहद स्ट्रॉन्ग Q4 परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, और जो मीडियम टर्म स्टोरी है शायद स्टॉक प्राइस में प्राइस्ड इन नहीं है। उनका मानना है चौथी तिमाही के रिजल्ट क्योंकि कंपनसेशन लॉसेस का पूरा मिलता हुआ नजर आएगा। शायद रोबस्ट रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं, खासतौर पे आपने देखा होगा सिंगापुर के रिफाइनिंग मार्जिन्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मार्जिन से कंपनीज कमांड करेंगी। और ये जो रीसेंट वीकनेस आई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में शायद एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है, क्योंकि इन कंपनीज की आप एज्यूम कर सकते हैं यहां से बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होगी। BPCL प्रेफर्ड या टॉप पिक है, हालांकि उनका HPCL और IOC में भी बाय का ही रिकमेंडेशन है। बिल्कुल, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज एफआई ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स के दम पर एक्शन देखने को मिलेगा। और इसी पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर चंदन आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि आपने लंबे समय तक यहां पर HPCL BPCL में खरीदारी की राय दी। कुछ करेक्शन कल देखने को मिला है, क्या गिरावट में खरीदारी का मौका दिख रहा है, या फिर एक बार की इंतजार कर लेना ठीक रहेगा, या शॉर्ट बनाएं, क्या ट्रेड लेंगे आप? जी देखिए, ओवरऑल इनका ट्रेंड काफी पॉजिटिव था और रिसेंटली पिछले 2-3 सप्ताह में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ऑलरेडी देखिए इन काउंटर में 2 टाइम 3 टाइम्स तक की बढ़त पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है, और उसके चलते यहाँ पे ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यूजुअली जब बाजार में सेलिंग प्रेशर आता है तो जो काउंटर स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, क्योंकि ट्रेडर्स है जिन काउंटर में कम लॉसेज है या जो प्रॉफिट है वहाँ पे निकलना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू द काउंटर्स जहाँ पे उनको लॉसेज है। और मेरे हिसाब से उसी की वजह से यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन और थोड़ी सी शॉर्ट के बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि वापस ये एफआईएस के रडार में ये पूरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आ रही है, नीचे के लेवल पे वापस इसमें अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देखने को मिल सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे इस सीरीज को वेट किए नीचे
5 से 7% का और करेक्शन आने के बाद में स्टॉक यदि अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं तभी यहाँ पे सलाह रहेगी। मेरे रेडार में यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रो और बीपीसीएल रहेंगे। यहाँ पे गिरावट आए तभी यहाँ पे सलाह बाई की सलाह रहेगी और एक्सपायरी निकलने के बाद यहाँ पे ट्रेड के मौके ढूंढे जा सकते हैं। चलिए, अगर आपने ट्रेड लेना है तो एक्सपायरी के बाद ही वो पोजीशन लीजिए। और चंदन HPBP पर ज्यादा बुलिश है इस समय। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे नजरें रहेंगी प्री ओपन सेशन की शुरुआत पर। देखेंगे किस तरह की चाल बाजार में देखने को मिलती है और साथ ही साथ रुपए में क्या एक्शन रहता है, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा लगातार पिछले कुछ सेशन से दबाव बना हुआ है। हालांकि कल के सत्र में करीब 8 पैसे की रिकवरी जरूर आई, तो आज रुपी की क्या ओपनिंग रहती है वो भी नजर में रहेगी। ब्रेक के बाद।